नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। बजट से पहले जयंत बाबू से हमने समझा था कि बजट की बारीकियों को आज हम सब यहां पर आए हैं उनसे ये जानने के लिए कि बजट को जो हम समझ रहे हैं और बजट को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो जरा हमें समझा दें। अशोक सिंघल हमारे साथ हैं, मीनाक्षी कांडवाल हैं, नेहा बाथम हैं, सईद अंसारी हैं, अंशुमन तिवारी हैं और साथ ही मैनेजमेंट के 3 स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं और हम सब आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं। दरअसल जो बजट आया तब लगा कि कृषि पर इतना ज्यादा जोर दिया गया लेकिन किसान दुखी नजर आए। उसके बाद कुछ सैनिक मिले, उन्होंने भी कहा कि अरे मॉडर्नाइजेशन के बारे में कुछ नहीं किया गया। क्या कोशिशें बहुत हुई और खुशी बहुत कम लोगों को मिली? मुझे लगता है कि सब लोगों को खुशी मिली। आपको मालूम है कि हमारी विचारधारा जो है वो ये है कि ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया थ्रू सबका साथ सबका विकास, और हमारी कोशिश थी इस बजट में गांव गरीब किसान को, देश की उड़ान को, इस पे हम लोगों ने महत्व दिया और मुझे लगता है कि सब वर्गों को और सब लोगों को इसमें बहुत लाभ मिला है। जयंत जी, आपने कहा सब वर्गों को इसमें साथ लेके चले। जो सूट बूट की सरकार का ठप्पा लगा था आपके ऊपर, ये सवाल उठते थे बार बार कि सूट बूट की सरकार है, मतलब कि अमीरों के साथ है, कॉर्पोरेट के साथ है, तो उस धब्बे को, उस टैग को हटाने के लिए आपने गरीब और किसानों की बात की इस बार। क्या डर गए थे उन तमाम चीज़ों को देखते हुए? क्योंकि आपने सब का साथ और सबके विकास की बात नहीं की, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया आपने। तो क्या सूट बूट की सरकार का जो टैग लग गया था उसको हटाने के लिए किसान और गरीब की बात की गई है? जो हमारे विरोधी हैं उनके जुमला में लगता है अशोक जी आप भी आ गए हो, क्योंकि ये सूट बूट की सरकार वाला जो मामला है इसका मैं बिल्कुल खारिज करता हूँ, बिल्कुल रिजेक्ट करता हूँ। देखिए, आप लोगों को मैं याद दिलाऊंगा, आप लोग जरा सोचिए, मई 20, 2014 माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना ऐतिहासिक भाषण सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में दिया। उसी समय उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों को समर्पित सरकार है। और क्यों? क्योंकि ये हम सब का राष्ट्र धर्म है कि पहला जो हम लोगों को प्राथमिकता किसी चीज़ पे भी देनी है, जो भी हमारे पास फंड्स हों, जो भी हमारे पास साधन हो, वो हम गरीबों को दें, क्योंकि ये सब हम लोगों के लिए एक दायित्व बनता है कि देश में अगर गरीब हैं, देश में अगर लोग लाचार हैं, अगर देश में लोग वल्नरेबल हैं, तो इन लोगों की हम उन्नति करें। तो तब से, और मैनिफेस्टो में भी तब से हमारी कोशिश यही रही है कि हम गरीबों को अच्छी तरीके से तरक्की दिलवाएं। हम लोगों ने पिछले बजट में भी अशोक जी कहा था कि गरीबों की उन्नति, किसानों की समृद्धि, युवाओं को रोजगार और देश की प्रगति हमारे मुख्य बिंदु हैं। तो क्या मिडिल क्लास अब गरीब हो जाएगा? नहीं, देश की प्रगति में मध्यम वर्ग के लिए भी हम लोगों ने बहुत कुछ करने की सोची हुई है और इस बार भी हम लोगों ने किया है। पीएफ के लिए जैसे आपने कहा है कि अब अगर आप उसको 1 अप्रैल के बाद विड्रॉ करते हैं तो 60% ऐसा होगा जो टैक्सेबल होना शुरू हो जाएगा। इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है, खासतौर पर जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनको लेट होना है। वो पहले अखबारों में हमने पढ़ लिया, उसके बाद जब यहाँ पर आए तो पता चला कि इतना परसेंट पे। देखिए, इसमें लोगों की जो शंकाएं हैं और जो लोगों की जो फिक्र है वो बिल्कुल गलत है। मैं आपको एकदम स्पष्टता से इसको समझा दूं जिसमें कि और लोग इस पे फिक्र ना करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी जो भी कुछ पहले हुआ है उस पर कोई टैक्स नहीं लागू होगा। यानी आज के समय अगर आपके प्रोविडेंट फंड में आपके 5 लाख रुपए हैं आज के समय, उस 5 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। मैं एक बार फिर दोहराऊं, आज के समय आपके जो भी प्रोविडेंट फंड में जो आपकी पूंजी है, जो आपने बचाया हुआ है, उस पर कोई टैक्स नहीं लागू होगा। अब भविष्य में क्या होगा, प्रोस्पेक्टिवली क्या होगा, वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ऐसा है कि पेंशन प्लान्स 3 किस्म के होते हैं। एक तो एनपीएस है, न्यू पेंशन सिस्टम, एक अपना ईपीएफओ है, प्रोविडेंट फंड वाला, और इसके अलावा एक और भी कई सारे पेंशन प्लान्स होते हैं, सुपर एनुएशन फंड्स होते हैं। इन तीनों पेंशन सिस्टम्स को हम लोगों को बराबर करना था, लेवल प्लेइंग फील्ड में लाना था, क्योंकि आगे के समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक पेंशन सिस्टम अपनाएं क्योंकि उसमें टैक्स कम है और दूसरे वाले को आप खरीद कर दें क्योंकि उसमें टैक्स ज़्यादा है। सो तीनों को हम लोगों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे, एक स्तर पे लाना था। इसलिए आगे के समय जब आप टैक्स भरेंगे तो तीनों का एक तरीके का ही टैक्स का उस पर लागू होगा। अब वो किस टाइप का टैक्स लागू होगा मैं अभी समझाता हूँ। कोई भी आप पेंशन प्लान में डाल दें, चाहे प्रोविडेंट फंड हो या एनपीएस हो, आप जब उसको 20, 25, 30 साल बाद जब उसको रिटायरमेंट के लिए उस फंड को विड्रॉ करिएगा आप, तो 40% पे कोई टैक्स नहीं लागू होगा, कोई टैक्स नहीं लागू होगा। 60% पे अगर आप उसको एनुइटी में डाल दें, जिसका हर साल इनकम आता है, एनुइटी में डाल दें, तो वो 60% जो एनुइटी में जाएगा उस पर भी कोई टैक्स नहीं लागू होगा।
समझ नहीं है, तीनों प्लान्स में यही होगा। अगर आप वो 60% को आप विड्रॉ करके खर्चों में लगा देते हैं, तब जी हाँ, तीनों पेंशन प्लान में आपको टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि वो रिटायरमेंट इनकम के सोच के ही विरुद्ध है। क्योंकि रिटायरमेंट का मतलब ये कि आपने बचत किया और फिर 20-25 साल आपके रिटायरमेंट में हैं, हर साल आप थोड़ा थोड़ा विड्रॉ करके आप अपने खर्च चला। जयंत जी, आपने गरीबों के, किसानों की विकास की, उत्थान की बात करी। इसमें एक पॉइंट विजन वाइज तो बहुत अच्छा है कि जो किसान है उनका जो इनकम है वो दोगुनी हो जाएगी 2022 तक, लेकिन रोड मैप कहाँ है, दिशा कहाँ है? क्योंकि बिचौलिए इतने हैं कि आधी से ज्यादा तो वहीं पर वो किसान मार खा जाते हैं। रोड मैप भी बहुत शानदार है और कोई दलाली और कोई बिचौली भी नहीं है। देखिए, एक पॉइंट में और ऐड करना चाहूंगी, 2022 तक क्यों? आपने 2019 में आपका एग्जाम अगला होगा, जब आप दोबारा चुनावों में जाएंगे, तो 2019 तक का प्लान कोई क्यों नहीं बताया? आपको देखना चाहिए कि समय कितना लगता है कि हर किसान को हम कह पाएं बिल्कुल विश्वास के साथ कि आपकी आमदनी दुगनी होने वाली, तो थोड़ा उसमें समय लगता है। तो हम लोगों ने रियलिस्टिक जो हम लोगों ने आंकड़े बनाए हैं उसके अनुसार बनाए। आपने पूछा कि वेतन आपकी दुगनी कैसे हो सकती है। मैं आपको समझाता हूँ, आप जरा गौर से सुनिए। पहली बात तो हम लोगों ने ये कहा है कि हम लोग सिंचाई सब जगह लागू करेंगे, और सिंचाई में जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हम लोगों ने निवेश इस साल किया है वो लगभग करीब 40,000 करोड़ से भी ज्यादा हुआ। इस प्रकार से जो मैसिव इंक्रीज हुआ, इतना गजब का हम लोगों ने इंक्रीज किया है, ये एकदम एक अनोखी बात है, पहली बात। दूसरी बात, हम लोगों ने ग्राम सड़क योजना में 19,000 से लेकर 27,000 तक हम लोगों ने निवेश करने का हम लोगों ने कहा है कि हम लोग बजट में करेंगे। तो अब आप सड़कों का प्रयोग करके जो भी आपका फसल, जो आपकी फसल है वो आप बाजार ला सकते हैं। अब आप बाजार लाइएगा, बाजार पे भी हम लोग सुधार लाए हैं, रिफॉर्म लाए हैं, जिसमें कि बाजार में भी सबसे अच्छी जो दाम है, कीमत है, आपको मिल सकती है। इन तीनों आंकड़ों को अगर आप देख लें, सिंचाई, सड़कें और बाजार, इन तीनों पे हम लोग रिफॉर्म लाकर हमें विश्वास हो रहा है कि हम लोग आपकी आमदनी दुगना कर सकते हैं। ये रोड मैप। जैन जी, मेरा सवाल इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर है। इस बार आप 2 नए सेस फिर से लेकर आ गए। एक सेस कृषि कल्याण के नाम से लगाया गया और दूसरा सेस कंजेशन टैक्स के तौर पर लगाया गया। पिछले साल आपने स्वच्छ भारत सेस लगाया था, जो महीने में 15वीं तारीख से लगा दिया गया था, नवंबर की 15 तारीख से। सेस को बैड टैक्सेशन कहा जाता है। इसलिए बैड टैक्सेशन कहा जाता है क्योंकि ये राज्यों के साथ बांटा नहीं जाता। मेरा सवाल ये कि आप एक कौन सा टैक्सेशन सिस्टम ला रहे हैं जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के फेवर में भी नहीं है और जो पिछले दरवाजे से टैक्स लगाता है, जबकि आपके पास टैक्स लगाने के और भी तरीके मौजूद हैं? नहीं, ये देखिए, ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों को कुछ ना कुछ टैक्स में वृद्धि तो लानी है, क्योंकि ये सब जो अगर हम आप लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं, सड़कों की सुविधाएं दे रहे हैं, आपको रेलवेज की सुविधाएं दे रहे हैं, वहाँ थोड़ा बहुत हम लोगों को टैक्स तो लाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिस्कल डेफिसिट जो है उसको हम नहीं संभाल पाएंगे। पिछली बार आप लोगों को याद होगा कि हमने आंकड़े दिए थे कि सरकार के खर्चे कितने हैं और सरकार की कमाई कितनी है, और तभी हमने समझाया था कि आमदनी 98 और खर्चे रुपया। इसलिए जो घाटा है उस घाटे को कम करना है। अगर उस घाटे को कम करना है तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं हम लोगों को टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। और हम लोगों ने सिर्फ, जो आप सेस की बात कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने सिर्फ 0.5% सेस बढ़ाया है, और आज के समय सर्विस टैक्स जो है 14.5% है, वो उससे ज़्यादा होकर 15% हो रहा है, सिर्फ 0.5%। तो इसलिए ये कोई बड़ी टैक्स नहीं है। राज्यों की तरफ से आपत्ति नहीं आएगी? दरअसल हम इससे पहले कि हम आप सवाल पूछें और सईद पूछे, मैं चाहूंगी कि ये मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स सवाल पूछ लें। आप खड़े होकर पूछिए। सर, ये जो नई डिस्कवरी होगी इन द फील्ड ऑफ गैस एंड ऑयल, तो इसके लिए क्या इंसेंटिव्स हैं आपके बजट में? नहीं, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। देखिए, ऐसा है कि गैस के एक्सट्रैक्शन के लिए, गैस की रिकवरी के लिए आप वो रिकवरी कर सकते हैं कुछ ऐसे गैस फील्ड से जहां आप सरलता से, आसानी से गैस निकाल सकते हैं। उसका एक प्राइसिंग मैकेनिज्म हम लोगों ने ऑलरेडी तैयार कर लिया है। पर अगर आप देखें कि बे ऑफ बंगाल जो है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, जो केजी बेसिन जिसको कहते हैं, वहाँ जो गैस जहाँ वहाँ से उत्पादन होता है, वो कई मतलब कठिनाइयों से उसका उत्पादन होता है, क्योंकि वो डीप वाटर है, यानी बड़े समुद्र में एकदम डीप है, और साथ साथ प्रेशर भी वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके एक्सट्रैक्शन में खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, और क्योंकि खर्चे भी ज़्यादा होते हैं और थोड़ा प्रॉफिट तो हर कंपनी को बनाना है, तो ये सब हम लोग इनकॉर्पोरेट करके, ये सब को हम लोग देखकर उसका हम लोग एक अलग प्राइसिंग मैकेनिज्म तैयार करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है गैस प्राइसिंग। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं हमारे और डिफॉल्टर्स हैं, उनसे फंड्स रिकवर करने के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं सर? बहुत अच्छा प्रश्न आपने भी पूछा है, और हम लोगों ने बहुत सख्ती से यहाँ कार्रवाई की है। आज के समय में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि
29 ऐसे कंपनीज हैं, 29 कंपनीज जहां हम लोगों ने प्रमोटर को ही बदल दिया है, प्रमोटर को ही बदल दिया है। और अगर आज के समय आप अखबार पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कई सारे ऐसे प्रमोटर हैं जो अपने एसेट्स बेच रहे हैं क्योंकि दबाव इतना बना हुआ है। आपने आज ही पढ़ा होगा कि जेपी ने अपनी जो सीमेंट कंपनीज हैं उनको अल्ट्राटेक को बेच दिया है। क्यों बेचा उन्होंने इसलिए बेचा क्योंकि जो ऋण था उनका जो ऋण था वो बहुत ज़्यादा हो गया था और अगर उनको ऋण को पूरा करना था तो उनको कुछ एसेट्स को बेचने की ज़रूरत थी। तो उन्होंने कुछ अपने एसेट्स, अपने सीमेंट प्लांट बेच दिए जिसमें कि ये जो बैंकों का जो ऋण था वो उसको पे डाउन कर सके, कि उसको पूरा कर सके। तो इस प्रकार से पूरे बैंकिंग सिस्टम में हम लोगों ने बहुत दबाव प्रमोटर्स पे बनाया हुआ है। और चाहे वो जॉइंट लेंडर्स फोरम हो, चाहे वो कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो, इन सब तरीकों से हम लोग प्रमोटर पे दबाव बना रहे हैं जिसमें कि जो उनके लोन्स हैं जो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, जिन पे वो अपना ब्याज नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ हम वो लोन्स पूरा करके वो एसेट्स हम लोग उनसे रिकवर कर ले। ये सब जो हो रहा है, मैं कह रहा हूँ, क्रांतिकारी कदम है। और जो एनपीएस पिछली सरकार छोड़ के गई थी और जो यूपीए सरकार के कारण हम लोगों को विरासत में मिला था, इस पे हम लोग सुधार ला रहे हैं। और ये पूरे देश के लिए ये खुशखबरी है कि हम लोग इस तरीके से एनपीए को समझकर, जानकर, आरबीआई के साथ भागीदारी में मिलजुल कर हम लोग दबाव बनाकर ये सब जो एनपीए हैं वो रिकवर कर रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है सर, 25,000 करोड़ रुपए सर बहुत है बैंकिंग सेक्टर को रिकैपिटलाइज करने के लिए? जी, मैं भी एक ज़माने में मैनेजमेंट का स्टूडेंट था, आपको मालूम है। और आप लोग स्प्रेडशीट्स वगैरह तैयार करते हैं, आप आंकड़े देखते हैं, आप नंबर समझते हैं। उसी तरीके से हम लोगों ने भी इस पे बहुत अध्ययन किया है, बहुत सोच विचार किया है। दुनिया के सबसे मतलब जाने माने विशेषज्ञ जो हैं उनसे बातचीत की है। आपको मालूम है कि हमारे आरबीआई गवर्नर साहब पूरे विश्व में एक जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। उनके साथ बैठकर आरबीआई और सरकार हम लोगों ने पूरी तरीके से एनालिसिस किया है कि कितना रिकैपिटलाइजेशन के लिए हम लोगों को पैसों की ज़रूरत है। और ये जो है, जो 25,000 करोड़ हम लोग डाल रहे हैं, आप समझिए कि एक डाउन पेमेंट है। इस पे तो हम लोग देंगे ही, अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी देंगे। परंतु एक आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। हम लोगों ने कहा था कि हम लोग एक बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन करेंगे, एक बैंक बोर्ड ब्यूरो को हम लोग तैयार करेंगे। ये बैंक बोर्ड ब्यूरो अब श्री विनोद राय जी के नेतृत्व में अब तैयार है। बैंक बोर्ड ब्यूरो में हमें क्या करना है कि जो हमारी बैंकें हैं, आज के समय में आप लोगों को बता दूं कि हमारी 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, 27 पब्लिक सेक्टर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कनेरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इतने सारे हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। हम लोगों को आगे बढ़कर इनको थोड़ा इनका विलय कर देना है जिसमें कि ये और दुरुस्त हो जाए। मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। कुछ 10-15 साल पहले आपको याद होगा कि बीएसएनएल और एमटीएनएल, याद है आपको बीएसएनएल और एमटीएनएल? आप फ़ोन लेते थे तो बीएसएनएल और एमटीएनएल से लेते थे। आज क्या हुआ? ये हमारी पब्लिक सेक्टर की संस्थाएं हैं, परंतु आज नेतृत्व मार्केट में किसका है? एयरटेल का है, वोडाफोन का है, आइडिया का है। तो ये बीएसएनएल और एमटीएनएल का जो वैल्यू थी, जो उनकी मूल्य थी, वो घटती चली गई है और ये प्राइवेट सेक्टर वाली जो कंपनी है ये उभरती चली आई हैं। अगर हम लोग इस तरह की कार्रवाई न करें, अपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स का कंसोलिडेशन विलय न करें, उनको और मजबूत और दुरुस्त न बनाएं, जो बीएसएनएल और एमटीएनएल का हुआ है, जो हालत जो उनकी हुई है, जो यूपीए ने उनकी हालत कर दी, उसी प्रकार से हमारे बैंक में भी बहुत संकट आ सकता है। इसलिए उससे बचने के लिए, उसको समझते हुए और प्रोएक्टिवली, प्रीएम्प्टिवली, भविष्य को जानते हुए हम लोगों ने ये कदम लिए हैं। और आप सब लोगों को ये विश्वास और भरोसा होना चाहिए कि आरबीआई गवर्नर साहब बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट्स, मैनेजमेंट में। मुझे भी थोड़ा बहुत कुछ मालूम है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, माननीय वित्त मंत्री जी बहुत ध्यान दे रहे हैं। इसलिए ये सब जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उस पे आप लोग भरोसा रखिए। हम लोग जिम्मेवारी से उनका सुधार लाएंगे और जो आपका पैसा है उनका हम एकदम बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे। विश्वास है आप पर और आप ही की जिम्मेदारी है ये सब करना भी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन जी ये कहा था कि मेरा सपना है कि इस देश के हर नागरिक को घर मुहैया करवाऊं। आपने मिडिल क्लास के लिए भले ही लोग कह रहे हो कुछ ना किया, लेकिन एक ही बहुत बड़ा काम इस बजट में कर दिया, अफोर्डेबल हाउसिंग।
सस्ते घर बन जाएंगे, डेवलपर्स आ जाएंगे, जेपी का आपने जिक्र किया, सब उतर जाएंगे, सब कूद पड़ेंगे। लेकिन अगर एक आम इंसान होने के नाते हम खरीदना चाहते हैं तो क्या हमें कुछ उसमें छूट मिलेगी, फायदा मिलेगा, लोन मिलेगा? उसके लिए कुछ सोचा है आपने? नहीं, बहुत फायदा मिला। सवाल है क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो एक स्टैग्नेंट लाइन पर है, ना सप्लाई है वहाँ, ना डिमांड है, और ऐसे में इम्पीटस देने के लिए खासतौर पर रियल एस्टेट सेक्टर आप पर काफ़ी उम्मीद भरी नज़र से देख रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें निराशा हुई है क्योंकि जो छूट है वो सिर्फ होम लोन में, वो भी पहले जो होम लोन हैं लेने वाले उनको दी गई है। ऐसे में नहीं, मैं इसको ज़रा विस्तार से समझाता हूँ आपको। देखिए, अगर आप हाउसिंग को देखें, जो पिछली एनडीए सरकार थी, जो हाउसिंग में जो वृद्धि आई, जो हाउसिंग में टेक ऑफ हुआ, वो पिछली एनडीए सरकार में हुआ, और हम लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ ग्रोथ ला सकते हैं। और इसके 3-4 पहलू हैं, मैं आप लोगों को फटाफट समझाता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो घटना चाहिए, और क्योंकि हम लोगों ने फिस्कल डेफिसिट पे कंट्रोल हम लोगों ने किया हुआ है, जो इंटरेस्ट रेट है वो घटते चले जा रहे हैं, आपका ईएमआई घट रहा है, यानी कि आप खरीद सकते हैं। पहला पहलू तो ये है। दूसरा पहलू ये है कि हम लोग टैक्स के द्वारा आप लोगों को थोड़ा और हम लोग बचत दे सकते हैं हाउसिंग लोन के लिए, जो हम लोगों ने किया है। फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए हम लोगों ने कहा है कि हम लोग और 50,000 की आपको राहत दे सकते हैं। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि हम लोग डेवलपर्स को अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए हमने कहा है कि वो टैक्स फ्री हम उन लोगों को प्रोत्साहन देंगे, वो भी हम लोगों ने इसके लिए किया हुआ है। चौथी बात यह है कि हम लोगों ने कहा है कि जो रियल एस्टेट बिल जो इस सेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है कि हम इस रियल एस्टेट बिल को पारित करें, इस पे भी हम लोगों ने जोर लगाया हुआ है। अगर माननीय वेंकैया जी के आप बातें सुने, जो अर्बन डेवलपमेंट के जो हमारे मंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत प्राथमिकता दी है कि रियल एस्टेट रेगुलेशन बिल को पारित कर दिया जाए, और हम लोगों का प्रयास यही है। तो नहीं होगा जो जीएसटी का हुआ है कि वहां से पारित हो गया तो दूसरे हम लोग सरकार की तरफ से जितना कुछ आप लोगों के लिए कर सकते हैं, जितना आप लोगों के लिए हम लोग संघर्ष कर सकते हैं, जितना आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, हम लोग कर रहे हैं। लेकिन पर साथ विरोध में भी कुछ लोग खड़े हैं जो चाहते नहीं है कि देश की तरक्की हो। आपने हमें समझाया था कि कहां से पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे कहां जा रहे हैं, लेकिन आज जब बजट को पहली नजर में देखा गया तो लगा एक खुशनुमा बजट है, किसानों के लिए हो रहा है, सब खुश हैं कि चलिए किसानों के लिए कभी शुरुआत ऐसे नहीं होती थी, उस तरह से शुरुआत हुई है। लेकिन किसान दरअसल उनका प्रतिनिधित्व भी नेता करते हैं, वो सामने आते हैं तो उन्होंने कहा कि बेल आउट पैकेज तो कई लाख करोड़ का होता है, हमारे लिए कुछ हजार करोड़ दे दिए हैं, हम क्या करेंगे। फिर अगर जैसे कि मैंने सैनिकों का भी जिक्र किया, उन्होंने कहा 1 रैंक 1 पेंशन तो ठीक है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेपन्स फिर वित्त मंत्री भूल भी गए, हमारे बारे में कुछ कहा ही नहीं वहां, वो तो प्रधानमंत्री ने कहा। ये कैसे आपने बैलेंस किया, क्योंकि और जैसे मिडिल क्लास महसूस कर रहा है कि हम तो छूट ही गए। नहीं, देखिए विपक्ष का काम ही है विरोध करना, तो ये सब बातें तो लोग उठाएंगे। मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ और बताता हूँ कि ये सब गलतफहमियां हैं लोगों की। पहली बात तो ये है कि किसी को लाखों करोड़ नहीं मिल रहे हैं, ये जुमला है कि लोगों को लाखों करोड़ दिया जा रहा है, प्रमोटर को लाखों करोड़। अरे भाई, मैंने अभी आपको समझाया कि प्रमोटर, एक तो कुछ लोग विलफुल डिफॉल्टर बन चुके हैं, कुछ लोग हैं जो अपनी कंपनी ही उनको हम लोग ले लिए हैं, कुछ लोग हैं जो अपने एसेट्स बेच रहे हैं, जैसे मैंने जेपी का उदाहरण दिया आपको। तो ऐसा नहीं है कि लाखों करोड़ लोगों को मिले, बिल्कुल ये नहीं हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम कहें कि हम लोग इस समय ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितना कर रहे हैं, अगर आप सब आंकड़े अगर आप ले लें तो देखिएगा कि इसमें हम लोगों ने क्रांति लाई है, और इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। मैं बताऊं, यूपीए के समय में ग्राम सड़क योजना के लिए 8-9 हज़ार करोड़ दिए जाते थे, हमारे सरकार में 27,000 करोड़ दिए जा रहे हैं ग्राम सड़क योजना के लिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि आप सिंचाई देखिएगा तो ऐसे 86, लेकिन ये ड्रिप इरिगेशन की बात क्या नहीं, वो सब है इसमें। मैं बता दूं कि 86 ऐसे इरिगेशन की योजनाएं थी जिसपे कुछ काम नहीं हुआ था, उसको हम लोग जल्द से जल्द करवाने में लगे हुए हैं। सो ये कहना कि कुछ नहीं हो रहा है और ये कुछ नहीं है और यहाँ लाखों करोड़ दिए जा रहे हैं, ये गलतफहमी है और ये गलत के बयान है। दूसरी बात आपने उठाई वो सेना की बात थी। देखिए, सेना के लिए हम लोगों ने कहा था 1 रैंक 1 पेंशन हम लोग लाएंगे, 7 पे कमीशन का भी फायदा सेना को मिलेगा। इन सब चीज़ों पे हम पूरी तरीके से बरकरार हैं। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए हम लोगों ने 12,000 करोड़ का प्रावधान किया है इस बजट में। और
सेना में जो पिछले साल जो पैसा था उसमें वृद्धि हो रही है। मुझे एकदम पूरी तरीके से आंकड़े नहीं याद हैं, पर मुझे लगता है कि करीब 8 या 9% इसमें भी वृद्धि आई है डिफेंस बजट में, उसको हम लोगों ने बढ़ाया है। और प्रोक्योरमेंट तो होता ही रोजगार से जुड़ा हुआ है, ये स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस से बहुत रोजगार आता है और आप भी ये बात मानेंगे। वो सेक्टर बहुत उम्मीद भरी नजर से देख रहा था कि शायद कुछ ऐसे इंसेंटिव्स, कुछ ऐसे ऐलान आएंगे जिससे हमें फायदा होगा, और खासतौर पर रूरल एरियाज में अगर वो सेटअप करते हैं तो अगर इस बजट में कुछ मिल जाए तो वहां पर काफी ज्यादा फायदा होने लगा, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा से कहते आए हैं कि रोजगार की तरफ जो है रुझान होना चाहिए, कुछ ऐसे स्टार्टअप्स आने चाहिए जिसमें जो लेबर इंटेंसिव हो। बिल्कुल उम्मीद भरी नज़रें थी उनकी, और वो नज़रों को हम लोगों ने पूरा भी किया है और उपलब्धियां बहुत मिली हैं। चाहे आप वो अर्बन एरियाज़ की तरफ देख लें या रूरल एरियाज़ की तरफ देख लें। स्टार्टअप इंडिया, जो स्टार्टअप इंडिया है उसको तो हम लोगों ने बहुत प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि हम लोगों ने उसको कहा है कि टैक्सेस आपको नहीं देना पड़ेगा, कैपिटल गेन्स आपको नहीं देना पड़ेगा। इन सब चीज़ों में हम लोगों ने स्टार्टअप इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है। मुद्रा योजना जो इतनी सफल रही है, जिसमें कि हम लोगों का अनुमान है 1 लाख करोड़ तो हम लोगों ने दे ही दिया है, 1,20,000 करोड़ हम लोग इस साल देंगे। अगले साल इसका 50% ग्रोथ है, 1,80,000 करोड़ हम लोग मुद्रा में देने वाले हैं। उससे भी लोगों को काफ़ी जॉब क्रिएशन और काफ़ी रोजगार होगा। तीसरी बात, अशोक जी एक सेकंड, तीसरी बात ये है कि हम लोगों ने व्यापारियों के लिए और जो लॉयर, डॉक्टर, ये वाला जो वर्ग है, इन लोगों के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से बहुत राहत दी है, जिसमें कि वो और आसानी से अपना बिजनेस कर पाएं और उनका प्रॉफिट हो और इस तरीके से और रोजगार को बढ़ाएं। तो उम्मीद भरी नजरें सवाल ये है, हम लोगों ने पूरी की। अच्छे दिनों की बात आप लोग करते थे, इंटरनेशनली जब तेल की कीमतें कम हुई, उसका जो पैसा आया आपने लोगों तक पहुंचाने के बजाय सरकार की जो जरूरतें थी, जहां पे उनको लगा कि जरूरत है, वहां पे उसको यूज किया, जबकि लोगों को आप फायदा पहुंचा सकते थे। ऐसा क्यों किया? नंबर 1। नंबर 2, काले धन की बात की जाती है सरकार की ओर से। काले धन के लिए एक स्कीम पहले भी लेके आए थे, जो विदेशों में काला धन है वो ज्यादा सफल नहीं रही। अब 45% आपने कहा कि टैक्स दीजिए और काला धन वो कीजिए, तो आपको लगता है सक्सेस होगी जो पहले स्कीम सक्सेस नहीं हुई आपकी? देखिए, जो पेट्रोल और डीजल के दाम का मामला है, उसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ तो कंज्यूमर्स को हम लोगों ने उसका प्रावधान किया, काफ़ी कुछ वो जो बचत हुई वो कंज्यूमर्स को गई है। आज ही 3 रुपये पेट्रोल का दाम कम किया गया है, तो पेट्रोल का दाम काफ़ी कुछ कम हुआ है। आपको याद होगा करीब 72 रुपये था जब हम लोग आए थे, और आज के समय उस तरीके से पास ऑन नहीं हुआ। नहीं, क्योंकि अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ, तो पास ऑन काफ़ी कुछ हुआ है। जो हम लोगों ने पास ऑन नहीं किया, उसके हम लोगों ने 2 तरीके के हम लोगों ने प्रयोग किए हैं। पहली बात तो ये है कि फिस्कल डेफिसिट जो आसमान छू रहा था, उसको हम लोगों ने कम किया। क्योंकि हमने फिस्कल डेफिसिट कम किया, इसलिए इंटरेस्ट रेट, EMI वगैरह आपका घटा है। आज के समय रुपी जो है वो काफ़ी मजबूत है, इसी कारण तो ये करना ज़रूरी था और हम लोगों ने किया है। और दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने की है, जो हम लोगों को पैसा मिला है पेट्रोल और डीजल से, उससे हम लोगों ने सड़कों में, रेलवेज में, ग्राम की सड़कों में, सिंचाई में निवेश के तौर पे हम लोगों ने उसको आर्थिक व्यवस्था में उसका निवेश किया है। और उस निवेश से आपको याद होना चाहिए और पता होना चाहिए कि मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा होता है, 4-5 टाइम्स उसका इम्पैक्ट होता है। इसलिए सब जो आर्थिक जो विशेषज्ञ हैं, जो सब अर्थशास्त्री हैं, उन सब लोगों ने इसकी प्रशंसा की है और सब लोगों ने कहा है कि जिस प्रकार से फिस्कल मैनेजमेंट आपका रहा है बहुत ही शानदार है। और आपका दूसरा प्रश्न काले धन पे था। काले धन पे मैं समझा दूं। काले धन पे देखिए, ऐसा है कि पिछले साल हम लोगों ने जो विदेशी काला धन था उस पर बड़ी सख्ती से कार्रवाई की, कंप्लायंस विंडो दिया, करीब 4-5 हज़ार करोड़ लौटे देश में आए, उसका डिस्क्लोजर हुआ। और अब आगे हम लोग बहुत ही सख्ती से कार्रवाई करेंगे, लोगों को जेल वगैरह जाना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने विदेशी काला धन पे कार्रवाई की। इस बार अब हम लोग घरेलू जो काला धन है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और हम लोगों ने कहा है कि जो आपका जो छुपा हुआ जो आपका इनकम है, जो आपका काला धन है, उस पर आप 45% दीजिए, 45% दीजिए और वो डिस्क्लोज करिए, और जो आपका काला धन है वो फिर लेजिटिमेट हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। इस तरीके से आप अपना डिस्क्लोजर कर सकते हैं। और अगर आप जून 1 से लेकर सितंबर 30 तक डिस्क्लोजर न करें जी,
तो बड़ी सख्ती से आप पे कार्रवाई होगी। जैन जी, तो इस यही तरीके सब से है कि मंशा बहुत अच्छी है, बस उम्मीद हम करते हैं कि सही में उस मंशा पर खरे उतर जाए। आज के लिए वक्त इतना ही है। आपकी ये क्लासरूम यहाँ पर परीक्षा आपकी ही आज हो गई, आज हमने ही सवाल बहुत आपसे बहुत पूछे। धन्यवाद। मैं बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ठाणे में एक ही परिवार की 14 लोगों की हत्या कर दी गई। 14 लोगों की हत्या करने का आरोप भी परिवार के ही एक सदस्य पर लगा है। हालांकि आरोपी शख्स ने भी हत्या को अंजाम देने के बाद पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो।